अब राजीव की तरफ मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। राजीव, क्योंकि मैं आपसे हमेशा थोड़ा मूल प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डिबेट में हमेशा होता है बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम विपक्ष, सरकार बनाम विपक्ष, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उस पर चर्चा करना और देश तक, जनता तक मैसेज आना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये देश की नियति बन गई है? देश के संसद का कोई भी सेशन होगा, चाहे वो विंटर सेशन होगा, चाहे वो मॉनसून सेशन होगा, कोई भी सेशन होगा, क्या वो इसी तरह से हंगामेदार रहेगा? क्या इस देश के लोगों को हक नहीं है कि वो सार्थक बहस देश के तमाम अहम मुद्दों पर सुन सकें? चाहे जब सरकार हो वो हंगामा करती है, चाहे विपक्ष हो, कोई भी मुद्दा उस पर हंगामा होता है। क्या यही संसद का एक मेन मकसद बन गया है कि बस वो हंगामे के लिए एक जगह बन गई है, बहस वहां नहीं है? तो मेरा सवाल आपसे यही है राजीव कि देश की जनता तक एक सार्थक बहस कब पहुंचेगी, कब ये रणनीति बदलेंगी? क्योंकि जो आज सरकार में है वो विपक्ष में थे, वो भी ऐसा ही करते थे कभी कभी। और अपने दर्शकों तक एक आंकड़ा पहुंचा दूं कि संसद की कार्रवाई जब होती है तो प्रति घंटे कितना खर्च है? 1.5 करोड़ रुपए संसद की कार्रवाई का प्रति घंटे, प्रति मिनट 1.5 लाख रुपए। और यह पैसा आम जनता का है, आम जनता का यह पैसा है, लेकिन ये किस पे खर्च हो रहा है? हंगामे पे। राजीव, ओवर टू यू। हम ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए कि देश के लोग एक सार्थक बहस सुन सके? देखिए रवि, सड़क और संसद सियासत के दो प्लेटफॉर्म हैं, और संसद में भी सियासत का मंच सस्ता है, और संसद वो ऐसी जगह है जहां से आप 140 करोड़ लोगों को अपना संदेश दे पाते हैं। विपक्ष की भी रणनीति हमेशा यही रहती है और सरकार की भी रणनीति रहती है कि अपनी अपनी बात संसद के जरिए वो जनता तक पहुंचा सकें। आपको मालूम है 2024 का इलेक्शन है और एक सेशन और होना है, इसके बाद विंटर सेशन, और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो संसद के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश सब करते हैं, और ये सियासत का बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। जहां तक आज हम लोग अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर रवि, आपके साथ मैं अक्सर शेर सुनाया करता हूं, तो एक शेर सुना देता हूं कि इश्क की बाजी हम इत्तेफाक से नहीं हारे, इश्क की बाजी हम इत्तेफाक से नहीं हारे, हमने ये दांव लगाया ही था हारने के लिए। विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि ये दांव जो उन्होंने लगाया है वो अविश्वास प्रस्ताव उनका गिर जाना है। तो सवाल उठता है कि 2 गुनी क्या करीब करीब 3 गुनी ताकत विपक्ष के हिसाब से 2.5 गुनी तो मान ही लीजिए सरकार की है, तो फिर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्या थी और ये रणनीति क्यों अपनाई गई? इसके महत्वपूर्ण 3 पहलू हैं। पहली बात ये कि इंडिया जो संगठन बना है, विरोधी दलों का मोर्चा जो बना है, इंडिया ये साबित करना चाहता है कि हम संसद में भी एकजुट हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। हम एक मजबूत विकल्प के तौर पे तैयार हैं। दूसरी बात, विपक्ष ये चाहता है अपनी रणनीति के तहत कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के जरिए जो दूसरे दल हैं जिनका रुख अब पता चलेगा, जैसे वाईएसआर कांग्रेस का अभी आपको सुबह सुबह पता चला कि वो सरकार के साथ रहेगी। अब इसी तरह से विपक्ष ये चाहता है कि देश को ये पता चले कि जब वोटों का विभाजन हो रहा है, जब ये तय होना है कि विपक्ष कौन है, सरकार कौन है, तो सरकार के पक्ष में कौन कौन पार्टियां जा रही हैं, ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने में उनको ये आसानी हो जाए। तीसरी बात इसके पीछे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने से न बच पाए और उनको जवाब देना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव का। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात रवि आपको ये बता दूं कि 2018 में जब 19 का चुनाव होना था, तो 2018 में भी जुलाई के महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया था। इस बार भी 26 जुलाई 2023 को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 24 में इलेक्शन है, तो ये दोनों अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो ये है। और तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ही सार्वजनिक रूप से अभी जनता का क्या मत है, वोट का क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो तीसरी बार आ रहे हैं और तीसरे कार्यकाल में 3 ट्रिलियन इकॉनमी से ऊपर ले जाकर के 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर देंगे, शामिल हो जाएगा देश। तो ये बातें उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया
अभी तो जनता को जो फैसला करना हो करे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में आती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जब इस पर चर्चा 10 दिन के भीतर हो ही जाएगी, मुझे लगता है सोमवार मंगलवार को कहीं स्पीकर अपना मत देंगे कि कब चर्चा हो। मुझे ये सवाल दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का कौन सा नेता ऐसा है जो कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए वहाँ पर बोलता है, क्योंकि राहुल गांधी निश्चित तौर पर बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही बेखौफ तरीके से, बहुत ही आक्रामक तरीके से, चाहे वो जैसा बोलते हो, लेकिन आक्रामक तरीके से संसद में वो बात रखते थे। तो अब विपक्ष का कौन सा वक्ता है, कौन लोग उस पर बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर उससे क्या संदेश जाएगा? इस अविश्वास प्रस्ताव का लेना के देना पड़ जाएगा, या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी बात कह लेगा। लेकिन मूल बात यह है जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं कि मणिपुर की समस्या सबसे बड़ी है। यह सियासत के चक्कर में कहीं मणिपुर की चर्चा और मणिपुर की जो प्रॉब्लम है, अभी उनके सीएम का भी बयान आया कि आला कमान कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो अभी क्या वहां के लेकर के हो रहा है, वो मणिपुर के निवासियों की स्थिति की वो कैसे सामान्य जिंदगी पटरी पर आएगी, सबसे बड़ा सवाल विपक्ष और सरकार के सामने ये है। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। कहीं राजनीति, सियासत, विश्वास अविश्वास के चक्कर में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि मणिपुर में अभी हालात क्या हैं, वहां की जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा।